जय हिंद दोस्तों, विकास लर्निंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही रोचक इतिहास लेकर के आए हैं, इटली का एकीकरण। दोस्तों, जिस प्रकार से किसी भी देश को तरक्की पर पहुंचाने के लिए या फिर संगठित करने के लिए या स्वतंत्र बनाने के लिए कई सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों इटली का जो है जिस प्रकार से वो स्वतंत्र हुआ, संगठित हुआ, उसी को लेकर के ये वीडियो है। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच में ये जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जानना जरूरी है, खासकर 10वीं क्लास के छात्रों के लिए। अन्य क्लास के छात्रों के लिए भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इतिहास का एक बहुत ही बढ़िया पहलू माना जाता है ये। तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इटली के एकीकरण। इटली एक देश पहले नहीं था दोस्तों। इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ। बिल्कुल इस बात को हमको ऑलरेडी समझना है बेहतर तरीके से। दोस्तों, एकीकरण के पूर्व जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था दोस्तों, उसके पहले इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। इटली जो था वो देश नहीं था, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वह अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। राज्यों में मतभेद था दोस्तों, कोई किसी से लेना देना नहीं रखता था, सभी अपने स्वार्थ में लिप्त थे, किसी से कोई मतलब नहीं था। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से हम एक दूसरे के प्रति ख्याल रखते हैं, ये सब चीज़ें उन लोगों में बिल्कुल मौजूद नहीं थी दोस्तों। तो एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं थी, ऑब्वियसली रहेगा ही, जब कोई किसी से लेना देना ही नहीं, देश क्या है, हम क्या हैं, कोई मतलब नहीं था वहाँ पे। तो इस कंडीशन में उस देश को संगठित करना, स्वतंत्र बनाना आम बात नहीं था दोस्तों। बहुत सारी बाधाएं मौजूद थी। तो आज हम वही देख रहे हैं। कहता है लेकिन बाधाएं तो थी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके इटली का एकीकरण हुआ। क्या हुआ देखिएगा। कहता है लेकिन इटली के कुछ प्रगतिवादी लोगों ने एकता की दिशा में कदम उठाए। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इटली में भी लोग स्वार्थ में लिप्त थे अपने अपने, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें देश की सेवा करना बिल्कुल पसंद था, देश के लिए कुछ कर दिखाना बिल्कुल पसंद था। तो दोस्तों, उन्हीं प्रगतिवादी लोगों ने देश के बारे में सोचा। उन्होंने देश की एकता को बनाने के दिशा में कदम उठाया और कई सारे कार्य किए। कार्बोनरी जैसी गुप्त संस्था समितियां का संगठन हुआ दोस्तों। इन्हीं प्रगतिवादियों लोगों ने गुप्त संगठन का निर्माण किया, गुप्त संगठन बनाया। कार्बोनरी, कौन से गुप्त समितियां थी? कार्बोनरी। इन समितियां जैसे अनेक समितियां बनी, लेकिन ये सबसे प्रमुख समिति माना जाता है। कार्बोनरी समिति सबसे प्रमुख गुप्त समितियों में से गिना जाता है दोस्तों। 1831 तक जो है, 1831 तक इटली में एकता आंदोलन चलता रहा दोस्तों। इटली में एकता थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने कार्यों में लिप्त थे। तो 1831 ईस्वी तक जो है उस देश में एकता लाने के लिए विभिन्न आंदोलन चलाए गए और धीरे धीरे चार चरणों में इटली का एकीकरण हुआ। एक स्टेज में नहीं दोस्तों, एक स्टेज, 2, 3, इस प्रकार से 4 स्टेज में धीरे धीरे एक लंबे अरसे में इटली का एकीकरण हुआ। तो चलिए उन्हीं बातों पर पढ़ते हैं एक एक कर। पहले हम प्रथम चरण की बात करेंगे दोस्तों। प्रथम चरण में हम जानेंगे कि कौन कौन से इटली के क्षेत्र थे जहां पर तरक्की हुई और उसको एकता में बनाया गया, एकता उनमें लाया गया और देश के लिए कुछ किया गया। तो चलिए देखते हैं प्रथम चरण को। 1848 ईस्वी में आप लोगों को जानकारी के लिए बता देते हैं, 1848 ईस्वी में उदारवादियों ने एक क्रांति की थी। ये जो क्रांति थी ना, इनमें कई सारे मांगे रखे गए। इनमें रखा गया कि सबका कानून एक जैसा हो, सभी को एक जैसा सम्मान मिले, जो विशेष अधिकार
अमीरों को प्राप्त था वो हटा दिया जाए। ऐसे कई सारे अलग अलग मांगे मौजूद थी। तो उन उदारवादियों द्वारा की गई 1848 ईस्वी की क्रांति से हुआ क्या कि इटली के एकीकरण आंदोलन को बल मिला। उस चीज को देख करके इटली के लोगों ने भी अपने देश के बारे में सोचा और इस प्रकार से पिडमॉन्ट सार्डिनिया जो जगह है आंदोलन का केंद्र बन गया। ये जगह आंदोलन का केंद्र बन गया। यहीं से इस विभिन्न तरह के एकता आंदोलन चलाए गए इटली के एकीकरण के लिए। और उस क्षेत्र का काउंट कैमिलो कावुर जो है वहां का प्रधानमंत्री बना पिडमॉन्ट सार्डिनिया का। और ये प्रधानमंत्री बन करके पिडमॉन्ट सार्डिनिया के आंतरिक नियमों में इतना सुधार किया कि पिडमॉन्ट राज्य जो है उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई। पिडमॉन्ट राज्य की शक्ति काफ़ी बढ़ गई। और फिर जब उनकी शक्ति बढ़ गई, नेपोलियन तृतीय के बीच संधि कर लिया और वो संधि थी प्लाम्बियर्स की संधि। और ये संधि होने के बाद काबुर रुका नहीं, काउंट कैमिलो काबुर बिल्कुल नहीं रुका, वो आगे बढ़ता ही चला गया और उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की जब घोषणा हो ही गई है तो लड़ा गया। काबुर ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर डाला, ऑस्ट्रिया की हार हो गई और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया के हिस्से लोम्बार्डी को पिडमॉन्ट सार्डिनिया राज्य में मिला लिया गया। अब पिडमॉन्ट में ऑस्ट्रिया भी शामिल हो गया। पिडमॉन्ट सार्डिनिया जो क्षेत्र था उसमें ऑस्ट्रिया अब शामिल हो गया है। इसी प्रकार से विभिन्न हिस्से शामिल हो गएंगे और विभिन्न राज्य जब शामिल हो जाएंगे तो एक बड़ा देश इटली बनेगा। तो देखिए आप, लोम्बार्डी जो ऑस्ट्रिया का हिस्सा है वो शामिल हो गया पिडमॉन्ट सार्डिनिया में। दोस्तों, द्वितीय चरण में क्या हुआ कि जिस समय ऑस्ट्रिया में पिडमॉन्ट सार्डिनिया की जो सेना थी वो लड़ रही थी ऑस्ट्रिया के साथ, तभी मध्य इटली की जो जनता है, मध्य इटली के जनता ने वहाँ के राजाओं के विरुद्ध में, वहाँ के जो शासक थे, राजा थे मध्य इटली के, उनके खिलाफ विद्रोह कर डाला। दोस्तों, जनता का जब गुस्सा चढ़ता है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता है। यही हुआ। मध्य इटली की जनता ने इतना भयावह विद्रोह किया कि पार्मा, मोडेना और टस्कनी जैसे राज्य के शासकों को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन राजाओं को उस राज्य को छोड़कर भागना पड़ा और इस प्रकार से ये तीनों राज्य को जनमत संग्रह द्वारा, लोगों की अनुमति द्वारा सार्डिनिया में मिला लिया गया, पिडमॉन्ट सार्डिनिया में मिला लिया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं इटली के एकीकरण के तृतीय चरण को। तो देखते हैं इस तृतीय चरण में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, इटली के एकीकरण के तृतीय चरण में अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि गैरीबाल्डी का नाम जो है वो लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तृतीय चरण में एक अहम भूमिका निभाई थी, इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनका नाम लिया जाता है गैरीबाल्डी का। किया क्या था इसने? 1860 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने सिसिली, नेपल्स पर अधिकार कर लिया। सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। विक्टर एमेनुएल ने, एक और व्यक्ति थे महान साहब, विक्टर एमेनुएल ने पोप के राज्य के 2 भागों पर अधिकार कर लिया। देखिएगा, यहाँ पर कुछ कूटनीति चलाई गई है। विक्टर एमेनुएल ने जब पोप के राज्य के जब 2 भागों पर अधिकार कर लिया ना, तो गैरीबाल्डी ने देखिए क्या चालाकी चला है। गैरीबाल्डी ने क्या किया, उसका विरोध जरा भी नहीं किया कि भाई तुम उस क्षेत्र को काहे जीत रहे हो। इन्होंने जरा भी विरोध नहीं जताया, बल्कि क्या किया, उल्टा उसको एक और क्षेत्र दे दिया। ले भाई, इसका भी राज तू ही संभाल,
गैरिबाल्डी ने क्या किया, विरोध नहीं किया, बल्कि नेपुल्स का शासन भी उसे ही सौंप दिया। ले भाई तू ही चला, नेपुल्स का शासन भी तू ही चला। पोप के 2 क्षेत्र को जीतिए लिए हो, अब ये भी तुम ही चलाओ इसका शासन। इतना चालाकी चला है काहे ला, इसलिए ना कि जानता था गैरिबाल्डी कि अगर हम विक्टर एमेनुएल का विरोध करेंगे ना तो ये हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो खाली का दुश्मन काहे बनाने का, इतना लफड़ा ही नहीं मोल लिया, ये सीधा उसको दे दिया और अपने तरफ इसको कर लिया। ये कूटनीति गैरिबाल्डी ने चला, तो इससे फायदा उसको यही हुआ। अब क्या हुआ कि नेपुल्स का शासन भी बिल्कुल खुशमिजाज से, बहुत पूरी जनता ने उसको बहुमत के साथ बोला कि ठीक है भाई, हम इटली के राज्य में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जो पोप के राज्य के 2 भाग थे उनके भी जनता ने क्या बोला कि हम इटली के राज्य में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इस प्रकार से पोप के 2 भागों का जो अधिकार किया था वो भी इटली में शामिल हो गया। नेपुल्स और सिसिली को तो गैरिबाल्डी ने जीत करके शामिल कर ही लिया था। अब क्या हुआ, चौथे चरण की हम बात करेंगे। चौथे चरण में क्या हुआ, इटली पूर्ण रूप से यूं जान लिए कि 1860 में लगभग तैयार हो चुका था। 95% तैयार हो गया था, एकीकरण हो चुका था। 5% रह गया था। वो काहेला, देखिएगा, इटली से बाहर 2 क्षेत्र पड़ता था, एक था रोम और दूसरा का वेनेसिया। तो रोम और वेनेसिया जो है ये दोनों इटली से बाहर था, इटली में नहीं था, ये दोनों इटली से बाहर था। 1860 ईस्वी में क्या हुआ कि वेनेसिया पर अधिकार कर लिया गया। 1860 में वेनेसिया पर तो अधिकार कर लिया गया, लेकिन ये रोम ये अभी ले बाहरे है, इस पर अधिकार नहीं हो पाया है। लेकिन फिर समय लगा, लंबे समय बाद 1871 ईस्वी में रोम स्वतंत्र हुआ। यानी रोम में जो राजा का शासन चल रहा था वो दूर हुआ और वहाँ जब स्वतंत्र हुआ, और इस प्रकार से ये रोम पर जब कब्जा कर लिया गया, उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, तो ऐसा बोला गया कि अब जितने इटली में छोटे छोटे राज्य जितने शामिल हुए और ये एक बड़ा देश के रूप में जो बन करके सामने आया है, यानी संयुक्त इटली। संयुक्त मतलब होता है शामिल होना। छोटे छोटे राज्य जो शामिल हो गए, अब वो संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया रोम को, कि रोम अब जो है वो संयुक्त इटली का राजधानी है। दोस्तों, इस प्रकार जो है 1871 ईस्वी में, इस प्रकार जो है ना इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। दोस्तों, एकीकरण तो हो गया, लेकिन हम कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा कर देते हैं कि कौन कौन महान लोग इस एकीकरण प्रक्रिया में ये अपना योगदान दिया था। तो योगदान में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। जूसेप्पे मैत्सिनी का नाम तो सुने ही होंगे, काउंट कैमिलो कावोर का नाम तो सुने ही होंगे, जूसेप्पे गैरिबाल्डी, ये 3 ऐसे शख्स थे जिन्हें इटली के एकीकरण के लिए महान कहा जा सकता है। इन्हीं 3 लोगों ने मुख्य किरदार निभाया। जूसेप्पे मैत्सिनी ने एक यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। यंग इटली, 1 नंबरिया में कई बार पूछा जाता है सवाल कि यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो वो थे जूसेप्पे मैत्सिनी। तो यंग इटली नामक संस्था का इन्होंने गठन किया, और साथ ही साथ क्या, इटली में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया। कहेला कि पहले इटली में कोई एकता वक्ता नहीं था लोगों में, इन्होंने ही बड़ा प्रयास किया, तब जाकर के राष्ट्रीय एकता पैदा हुआ है, मजबूत हुआ है वहाँ इटली में क्षेत्र में। दूसरा का है काउंट कैमिलो कावूर। काउंट कैमिलो कावूर ने क्या है कि इन्होंने कूटनीति चला। अब भाई हम यहाँ तो चर्चा करबे किए थे गैरिबाल्डी के बारे में, उसी प्रकार से काउंट कैमिलो कावूर ने भी कूटनीति चला, और इन्होंने अपनी कूटनीति से इटली को जो है वो ऑस्ट्रिया के अधीनता से मुक्त कराया। ऑस्ट्रिया इटली के ऊपर थोड़ा बहुत धक जमाता था,
तो उद्धव को जमा रहा था उसको क्या किया, ये मुक्त करा दिया। कौन? काउंट कैमिलो कावूर। और ऑस्ट्रिया पर अधिकार भी कर लिया। और तीसरा है जूसेपे गैरिबाल्डी। इन्होंने भी बहुत अहम भूमिका अदा की है, कई सारे क्षेत्रों को जीता है और बड़े बड़े युद्धों में शामिल हुआ और इटली में बड़े बड़े राज्य को मिलाया भी। देखिए 1860 में सिसिली, नेपुल्स पर विजय प्राप्त किया। साथ ही साथ 1866 ईस्वी में वेनेशिया को जीत लिया। बहुत तेज बुद्धि का था ये। तथा 1871 ईस्वी में रोम पर भी अधिकार कर लिया, मतलब छोड़ा ही किसी को भी नहीं, बड़का बड़का को सबको शामिल कर लिया। और इस प्रकार से इन लोगों की मदद से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पूरी वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बिल्कुल नोट्स बनाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही खास तरीके से मेहनत करके बनाए हैं दोस्तों आप सभी के लिए। आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उसका कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो धन्यवाद।